बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 2 है, सीमेंट और इसके इंग्रेडिएंट्स। सीमेंट क्या चीज़ है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किन चीज़ों से मिलकर ये सीमेंट बनता है। सीमेंट कल भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल और कंक्रीट के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। सीमेंट के अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एडहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर कोई से दो पार्टिकल हैं और दोनों डिफरेंट हैं, इनको आपस में कंबाइन किया जाए और इनका आपस में बॉन्ड बन जाए तो हम इसको कहते हैं कि इस मटेरियल की एडहेसिव प्रॉपर्टी है। मसलन हम पानी और गिलास के अंदर पानी डालें तो और पानी को दोबारा वापस अगर गिराएं तो कुछ पानी की मॉलिक्यूल गिलास के साथ भी लगे रहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल पानी जो है ना वो गिलास के साथ कुछ मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, उसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। इस पानी की एडहेसिव प्रॉपर्टी है गिलास के साथ। गिलास मटेरियल और है और पानी जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पानी की अपनी मॉलिक्यूल के दरमियान भी बॉन्ड होते हैं। पानी के एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल के साथ भी आपस में बॉन्ड बनाए रखता है। इसका मतलब है कि इसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी भी है। कोहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो चीज़ें हों और सेम चीज़ हो, उन दोनों के दरमियान आपस में बॉन्ड बन जाए तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो सीमेंट में कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एडहेसिव भी है। सीमेंट जो है वो दूसरे इनर्ट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान भी बॉन्ड बनाता है। सीमेंट और एग्रीगेट का भी आपस में बॉन्ड बनता है। सीमेंट और सैंड का भी। सैंड एक अलग पार्टिकल है, सीमेंट एक अलग पार्टिकल, दोनों डिफरेंट हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इट्स मीन एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ इनमें है। सीमेंट में पानी डालें तो सीमेंट के अपने मॉलिक्यूल, सीमेंट जो है इसके अपने पार्टिकल्स के दरमियान भी बॉन्ड बन जाता है। इट्स मीन सीमेंट के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो सीमेंट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़, कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सीमेंट कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया और कैसे ईजाद किया, ये कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। सीमेंट जो है ये एक ब्रिक लेयर था। जोसेफ एस्पेडिनोस ने ये ईजाद किया 1824 में और इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फादर भी कहा जाता है। इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल से समझाता हूँ। उसने एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये सीमेंट, ये मटेरियल इन्वेंट किया, ईजाद किया। कैसे किया उसने सबसे पहले क्ले और लाइमस्टोन की कुछ क्वांटिटीज़ ली, उनको आपस में मिक्स करने के बाद उनको थोड़ा सा ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद किचन के चूल्हे पर, स्टोव में उसने उनको बर्न किया, जलाया उन दोनों मिक्सचर को अप टू 1450 सेंटीग्रेड तक, 1600 सेंटीग्रेड तक तकरीबन उसने उस मिक्सचर को गर्म किया। गर्म करने के बाद वो जो मटेरियल मिक्सचर था जो पाउडर के फॉर्म में था उसके क्लिंकर बन गए, गोल गोल से पार्टिकल, स्फेरिकल टाइप के पार्टिकल बन गए जिनका डाया 3 से 25 मिलीमीटर तक डाया बन गया। ऑटोमेटिकली जब उनको बर्न किया गया तो ये क्लिंकर बन गए। क्लिंकर को उसने ग्राइंड किया, ग्राइंड में इसको पाउडर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद वो जो पाउडर के फॉर्म में मटेरियल बन गया उसमें उसने जब पानी डाला तो उस पानी डालने से उस मटेरियल के अंदर एक बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो गई जिसने बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया। तो उसने
इसको जो है ना नाम दे दिया सीमेंट कि ये एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो इसका नाम हाइड्रोलिक सीमेंट, नाम इसको हाइड्रोलिक सीमेंट भी कहते हैं और पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, जो इसने चीज़ याद की बाइंडिंग मटेरियल वाली। हाइड्रोलिक सीमेंट इसलिए कहते हैं कि इस मटेरियल में, इस पाउडर में जब पानी डाला गया तब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई। पानी डालने से ही ये प्रॉपर्टीज़ बाइंडिंग वाली प्रोड्यूस हुई, तो इसका नाम पड़ गया हाइड्रोलिक सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट भी इसे कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इस जो ये पाउडर के फॉर्म में ये चीज़ क्लिंकर के बाद ये चीज़ मटेरियल बनी, इसका जो कलर था वो एक पहाड़ था, माउंटेन था, उसका जो कलर था उससे मिलता जुलता था। इंग्लैंड में पोर्टलैंड के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों का जो कलर है उसका कलर और ये जो प्रोडक्ट इस जोसेफ एस्पिडीन ने दरियाफ्त की, इसका कलर तकरीबन सेम था। तो कलर सेम होने की वजह से उन पहाड़ों का जो नाम था पोर्टलैंड, इसने इस मटेरियल को, इस सीमेंट का नाम भी रख दिया पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि इसका कलर जो है रिजेंबल कर रहा था उस पोर्टलैंड माउंटेन के साथ। नीचे मैंने आपको ये फिगर नज़र आ रही होगी, उसने क्ले ली, उसने क्ले की कुछ क्वांटिटी ली, लाइमस्टोन लिया, इनको पहले ब्रेक किया, थोड़ा इसको आपस में मिक्स किया, ग्राइंड किया, हीट किया और फिर इस टाइप के ना क्लिंकर बन गए। उसको फिर ग्राइंड किया पाउडर के फॉर्म में और इसके साथ पानी मिक्स किया, तो वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको डिटेल से मैं आपको किसी और लेक्चर में समझाऊंगा कि सीमेंट कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करनी है, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ कि सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या है, सीमेंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सीमेंट बनाने से पहले ये कुछ मटेरियल होता है जो मौजूद होना चाहिए, जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बने हुए हैं। लाइमस्टोन है, क्ले है, लेटराइट है, जिप्सम है, कोल है। ये कुछ कोई 5-6 चीज़ें जो होंगी तो इनकी मौजूदगी में सीमेंट बनता है। लाइम जो है, लाइमस्टोन रॉक होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं। उन लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो मिलती है सीमेंट को। क्ले से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, एलुमिना, लेटराइट से आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिप्सम से जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड, और कोल भरने के लिए मैं 1 बाय 1 इसकी भी डिटेल बताऊंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या पर्पज़ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या पर्पज़ है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड का, ये सारी चीज़ें आयरन ऑक्साइड के मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, मैंने लिखा हुआ है टू कंट्रोल सेटिंग ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिस वक्त क्लिंकर को ग्राइंड किया जाता है, क्लिंकर की ग्राइंडिंग हो रही होती है, तो उसमें जिप्सम की अमाउंट भी डाली जाती है ताकि सीमेंट जल्दी सख्त ना हो। अगर ये जिप्सम ना डालें तो जो ही हम सीमेंट के अंदर पानी डालेंगे और वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो सीमेंट, वो कंक्रीट बड़ी जल्दी सख्त हो जाएगी। अगर हमने जिप्सम ना डाला हो सीमेंट के अंदर, जिस वक्त सीमेंट बन रहा था उस दौरान हमने जिप्सम की क्वांटिटी नहीं डाली, तो जिस वक्त सीमेंट बन जाएगा तो उस सीमेंट में जब हम पानी डालेंगे तो उस पानी डालने के बाद वो सीमेंट, वो कंक्रीट बड़ी जल्दी सख्त हो जाएगी। तो जिप्सम डालने से क्या होता है कि सेटिंग टाइम थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर लेते हैं, मीन बहुत जल्दी वो चीज़ सेट नहीं होती, सीमेंट थोड़ा देर से वो सेट हो रहा होता है। तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये लाइमस्टोन के साथ रॉक का और क्ले के साथ सॉइल, लेटराइट के साथ सॉइल, जिप्सम के साथ रॉक का। ये जस्ट इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि सॉइल और रॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़ा सिंपल सा। ऑब्टेन वो मिट्टी, वो सॉइल विदाउट वो पहाड़ जिनको ब्लास्टिंग के बगैर हम ऑब्टेन कर ले, हासिल कर रहे हैं, हमें ब्लास्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम उसको सॉइल कह देते हैं। और जिन रॉक में हम ड्रिलिंग करके इसमें ब्लास्टिंग मटेरियल डाल के और फिर ब्लास्टिंग करते हैं और फिर हमें एक प्रोडक्ट और एग्रीगेट हमें मिलते हैं, तो हम उसको रॉक कह देते हैं। मीन हमें एक प्रोडक्ट मिली ब्लास्टिंग के थ्रू, तो हम इसे रॉक कह देते हैं। तो लाइमस्टोन हमें ब्लास्टिंग के थ्रू मिलता है। इसका प्रोसीजर मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ।
अच्छा, कैसे मिलता है? फॉर एग्ज़ाम्पल लाइमस्टोन है, हम ये पहाड़ हैं लाइमस्टोन के, इसमें हम होल करते हैं। तो होल करने के बाद मुख्तलिफ़ मशीनरी यूज़ करके होल करते हैं और फिर इसके अंदर ब्लास्टिंग मटेरियल जो है ना इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं इसमें। उसके बाद ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग के बाद ये पूरा पहाड़ ना टूट जाता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है ना इसके सेपरेट हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद उन एग्रीगे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको एक्सीवेटर के थ्रू जो है ना डंपर में हम इसको लोड करते हैं। फिर ये डंपर जो है ना आगे क्रशिंग प्लांट होते हैं, क्रशिंग प्लांट में इसको मज़ीद जो है ना साइज़ उसका कम करते हैं। उसके बाद इसकी स्टैकिंग होती है, मीन पाइलिंग बन जाती है। इस तरह उसको बारीक पाउडर की फॉर्म में, फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में इसको एक जगह पे स्टैक कर लेते हैं। इसके बाद ये जितनी भी रॉक्स या दो रॉ मटेरियल हैं उनको स्टैक करने के बाद उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है सीमेंट का, उसके अंदर फीडिंग होती है उस प्लांट की। अब उसके अंदर फीडिंग होती है, आगे क्या प्रोसीजर होते हैं, जिस वक्त मैं आपको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग समझाऊंगा कंप्लीट डिटेल से, तो मैं उस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आगे फीडिंग में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे फीडिंग करते हैं। तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे मकसद है कि लाइमस्टोन ये पार्टिकल जो हैं, जो रॉ मटेरियल हैं ये वाले, ये हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं। इस तरह कोई पहाड़ होंगे जहाँ पे ये इस तरह मटेरियल, रॉ मटेरियल मौजूद होता है, वहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक कैसे लेके आते हैं और फिर आगे प्रोसीजर कैसे चलता है। वो आगे प्रोसीजर सेम वही है जो एसपीडी ने किया था कि मटेरियल आया, मटेरियल के बाद उनको मिक्स किया, फिर हीट किया, फिर क्लिंकर बने, फिर ग्राइंड किया और उसके बाद सीमेंट बन गया। तो और ग्राइंडिंग के दौरान जिप्सम भी इसमें ऐड करना है। तो इसको मैं डिटेल से जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में आपको बताऊंगा तो उसमें आपको डिटेल समझाऊंगा। जस्ट यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि लाइम रॉ मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए सीमेंट बनाने के लिए और कैसे ये ऑब्टेन होता है। अच्छा, सीमेंट में मेन चीज़ें कंस्टिट्यूएंट ये होते हैं: लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, एक्स आर ए फ्लोरेसेंस। कोई 1900 के करीब 19 में ये टेस्ट एक साइंटिस्ट ने इजाद किया। उसने एक्सपेरिमेंट किए कि किस तरह केमिकल कंपोजिशन का पता लगे किसी भी मटेरियल का। तो जिस तरह एक्सरे होता है किसी भी चीज़ का, तो कंप्लीट डिटेल आ जाती है एक्सरे से, तो कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या चीज़ें उस बॉडी के अंदर हैं। इसी तरह मटेरियल की भी केमिकल कंपोजिशन होती है कि ये मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो एक पाउडर की फॉर्म में मटेरियल लिया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसका नाम है एक्सरे फ्लोरेसेंस का। तो वो जब एक सीमेंट लिया और उसका एक्सरे किया गया तो उसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट, ये चीज़ें थी, लाइम, सिलिका, और ये होनी भी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सीमेंट जो है वो जिनसे मिलकर बना है, उस उनके अंदर भी यही क्वांटिटीज़ थी। मसलन लाइम एक चीज़ थी और लाइम ने देना था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड उसने देना था। ये आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड आप मिला जी लाइमस्टोन से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना जो है ये क्ले से। क्योंकि क्ले, लेटराइट, जिप्सम, लाइमस्टोन को हमने मिक्स किया तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को मिक्स करने से इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट के फॉर्म में हमें मिलेगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ें सारी होंगी: लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लाइम कहाँ से आया, लाइम स्टोन से। सिलिका, एल्यूमिना कहाँ से आया, ये दो चीज़ें आपको आई हैं जी इससे, क्ले से। और आयरन ऑक्साइड जो है वो लेटराइट से आपका आया, ये लेटराइट से आपका ये। इसी तरह ये मैग्नीशियम जो है इसकी क्वांटिटी भी आपको जब अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल आप डालते हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री यहाँ से फ्लाई ऐश, कुछ क्वांटिटी यहाँ से भी आपको मिल जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये जिप्सम से आपको मिल जाता है। तो ये जो मटेरियल हैं जो आपने रॉ मटेरियल ऐड किया है उसमें से ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं सीमेंट में, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर ये चीज़ें थी। तो जिस वक्त क्लिंकर की ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, इसको क्लिंकर कहते हैं। ये जो आपको स्फेरिकल शक्ल में नज़र आ रहा होंगे ये क्लिंकर है ये। तो क्लिंकर जो है
अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ये रेड इसलिए है कि इसको हीट किया गया है। हीट जब वो इतने 1450 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो इसकी तकरीबन ये शेप होती है जब गर्म होता है ये। तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग जो है 3 to 4% बाई वेट ऑफ जो क्लिंकर का वेट है उसका 3 to 4% जो है जिप्सम ऐड किया जाता है, तो कि सेकेंड टाइम ऑफ सीमेंट डिक्रीज़ हो जाए ताकि जल्दी सख्त ना हो। ये डिटेल में आपको लोअर लेक्चर में बताऊंगा कि जो परसेंटेजें हैं ये इतनी ही होनी चाहिए इस रेंज में। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है लाइमस्टोन या क्ले या ऐसे मटेरियल डालने से जिसमें परसेंटेजेस ज़्यादा हों, तो क्या फ़र्क पड़ता है सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो डिटेल से मैं आपको बाद में बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आफ्टर बर्निंग द रॉ मटेरियल, जब ये रॉ मटेरियल बर्न हो जाते हैं, बर्न करने के बाद ये कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट, ये कंपाउंड बनते हैं। और इन कंपाउंड के आगे क्या पर्पज़ हैं, क्या फंक्शन होता है इनका, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तो बर्निंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है ये, इनको जब बर्न किया गया तो नेक्स्ट जो मटेरियल कंपाउंड हमारे बन जाते हैं, इन सारे केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बन जाते हैं वो ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट। नेक्स्ट है जो, ये तो सिंपल से मैंने आपको बताया कि सीमेंट जो है ये क्या चीज़ है, कैसे इसमें हमने मटेरियल लेना होता है, कैसे मिक्स करके, और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, और इसके अंदर कौन से कंपाउंड है, क्या कंस्टिट्यूएंट हैं इसके। दो मेन टाइप का सीमेंट होता है पानी के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है हाइड्रोलिक सीमेंट, एक है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। वो सीमेंट, वो मटेरियल, वो बाइंडिंग मटेरियल जिसमें पानी हम डालें और फिर उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाए, इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोलिक सीमेंट। इस तरह पहले मैंने एक्सप्लेन किया, और इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। नॉन हाइड्रोलिक है जिसके लिए पानी रिक्वायर्ड ना हो। अच्छा, हाइड्रोलिक सीमेंट में ये भी है कि पानी के साथ भी उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और एयर में भी। अगर आपने सीमेंट बाहर रखा है और उसको हवा लग रही है, मॉइस्चर लग रहा है, तो वो सीमेंट आपका ख़राब हो जाएगा, उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो सख्त होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसके रिएक्शन के लिए पानी या एयर रिक्वायर्ड है। इसके बगैर अगर ये दोनों चीज़ इसको ना मिलें तो ये सीमेंट जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट वो है जिसके लिए, जिसको सख्त होने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन उसमें जिस तरह सीमेंट ख़राब हो जाता है इस तरह ये चीज़ ख़राब ना हो, तो इसको हम कहते हैं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। एनी सीमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर वाटर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ सॉलिड प्रोडक्ट। सॉलिड प्रोडक्ट में बनने के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ना हो जितनी एक सीमेंट को होती है, जिस तरह लाइम है और जिप्सम है। तो ये पानी के हिसाब से सीमेंट की दो मेन टाइप्स हैं। नॉर्मली हम पोर्टलैंड सीमेंट को ही अपनी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। लाइम सीमेंट को इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि लाइम सीमेंट भी होता है बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से ना, जो क्लासिफिकेशन मैंने समझाई थी। तो लाइम सीमेंट को आजकल क्यों यूज़ नहीं करते और पोर्टलैंड सीमेंट को क्यों यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया कि हाइड्रोलिक सीमेंट जो है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है, हैज़ मोर स्ट्रेंथ दैन लाइम। लाइम कंक्रीट की निस्बत इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज़ लेस दैन लाइम। जो सेटिंग टाइम है उसका सीमेंट का, वो हाइड्रोलिक सीमेंट का कम होता है लाइम से। मैं डिटेल से भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा सेटिंग टाइम क्या चीज़ होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे जस्ट आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि सेटिंग टाइम लाइम और सीमेंट में क्या डिफरेंस है, किसका कम है किसका ज़्यादा होता है। सीमेंट इज़ ग्रीनिश ग्रे कलर बट लाइम इज़ वाइट। कलर में इन दोनों का ये डिफरेंस है। सीमेंट इज़ यूज इन इम्पॉर्टेंट एंड हैवी स्ट्रक्चर वाई लाइम कैन नॉट बी यूज। कहते हैं जो हैवी स्ट्रक्चर है हमारे जितने भी हैं वहाँ पे हम हाइड्रोलिक सीमेंट यूज़ करते हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेंथ की मेन फैक्टर होने की वजह से हम अक्सर जो है ना हाइड्रोलिक सीमेंट ही यूज़ करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ ही रिक्वायर्ड होती है। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लाइम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और ये जो कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में थोड़ी डिटेल से बताऊंगा कि इनकी क्या पर्पज़ हैं, इनकी इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज के लेक्चर में
इतना ही आपके लिए। और इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, ना समझ आए कोई किसी पॉइंट की, किसी वर्ड की, तो आपने कमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेना है मेरे से। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।